हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कक्षा 11 के यूनिट संख्या 1 का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीमांत अभिकर्ण और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसका अध्ययन किया था। ठीक, आज हम अध्ययन करेंगे, एक तो करेंगे परमाणु भार का, एक हम करेंगे औसत परमाणु भार क्या होता है। ठीक, उसके अलावा हम अध्ययन करेंगे अणुभार का और एक अध्ययन हम करेंगे तुल्यांकी भार का। ठीक, देखो चारों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन कौन सी चीज को किस प्रकार से ज्ञात किया जाए ये हमें सीखना है। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले हम ये कहें परमाणु भार क्या होता है। तो भाई शब्दों से लग रहा है परमाणु का भार, किसी भी परमाणु का भार वो उसका परमाणु भार होता है, शब्दों से ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखो क्या है, एक तो जो होता है ना परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है अविभाज्य कण, जैसा कि डाल्टन ने बताया। ठीक है, अब ऐसी कोई संभावना या ऐसी कोई मशीन पहले नहीं थी 19वीं शताब्दी में या उससे पहले कि जो एक परमाणु को हम निकाल सके तो उसका द्रव्यमान हम ज्ञात कर सके। ठीक है, तो उस जब ऐसी मशीनें नहीं थी उस स्थिति में अलग तरीके से परमाणु भार ज्ञात किया जाता था। किसी के सापेक्ष मानते थे, कार्बन 12 के 12 ग्राम समस्थानिक के सापेक्ष मान लेते थे, हाइड्रोजन के सापेक्ष मान लेते थे। इस प्रकार से उनका परमाणु भार ज्ञात करते थे। ठीक है, लेकिन आजकल जो परमाणु भार ज्ञात करने की जो लेटेस्ट टेक्निक है वो थी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो क्या है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी? एक मशीन है, लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास आती है और वो एक परमाणु का परमाणु भार हमें बता के देगी एटॉमिक मास यूनिट AMU में। ठीक है, तो देखो क्या है, हम परमाणु भार, औसत परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार, इनकी परिभाषा में नहीं जाएंगे। हमें सीधा परमाणु भार हमारे लिए कैसा इम्पोर्टेंट है, हमें कितनी आवश्यकता है, हम सीधा वहाँ आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, परमाणु भार किसी परमाणु का भार होगा। ठीक है, वास्तव में परमाणु भार की परिभाषा होती है कि वह संख्या जो हमें यह बताकर दे, जब या जो है वह संख्या जो यह प्रदर्शित करे, या वह संख्या जो हमें यह बताकर दे कि उसका द्रव्यमान कार्बन 12 के 12 ग्राम समस्थानिक के कितने हिस्से के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमें परिभाषा नहीं जाननी है। वैसे जब देखा जाए तो जब AMU एटॉमिक मास यूनिट दिया गया तो ये कहा गया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम समस्थानिक का भार बटे में उसमें हम भाग दे देते थे 12 का, तो अपना एटॉमिक मास यूनिट AMU आता था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सीधा जो तत्व है परमाणु है उसका परमाणु हमें कितना मानना है वो हम देखते हैं। तो देखो अपने जो परमाणु कौन से आते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, तो आ गए अपने पास में क्या है, कैल्शियम। तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार हमें 1 मानना है, हीलियम का परमाणु भार 4 मानना है, लिथियम का 7 मानना है, बेरिलियम का 9 मानना है, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 और नियोन का हमें मानना है 20। इतना मानना है। अब हम आते हैं सोडियम का परमाणु भार होता है 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27। एल्यूमिनियम का कितना है, 27। ठीक, उसके बाद में सिलिकॉन का हो जाएगा अपना 28 और फास्फोरस का 31 और सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। उसके अलावा इसका होता है 39, इसका लगभग 40 है, तो इसी का भी लगभग 40 है। कैल्शियम और आर्गन का लगभग क्या है 40 है। वास्तव में ये होता है 39.908 के आसपास। ये होता है 39.098, ये 098 है, ये 0.908 है, इसके आसपास। और ये होता है कैल्शियम में 40.02, यानी 40 से थोड़ा सा अधिक होता है। हमें इतना मानना है, ये 40 भी 40 है, ये 40। ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ है, ये तो परमाणु द्रव्यमान 20 तक हो गए। उसके अलावा भी कुछ तत्व हैं जिनके परमाणु भार हमें आने चाहिए। जैसे 2-4 उदाहरण में दे रहा हूँ, क्रोमियम का है क्रोमियम का कितना है बाउंड हमें आना चाहिए। मैग्नीज का होता है 55। ठीक है, उसके अलावा Fe आयरन, इसका मानना है हमें 56। कितना मानना है 56। उसके बाद कॉपर का 63.5,
63.5। जिंक का है 65, कितना है 65, और जो निकल है Ni का 58, ठीक है, और एक अपना है क्रोमियम का आएगा लगभग 52, Cr का 52, ठीक। हाँ, एक और हमें आएगा ब्रोमीन का 80, ठीक। लेड सीसा हो जाएगा 207 के आसपास, कितना है 207। एक दो और जैसे अर्जेंट लेना है, इसका 160 फिक्स है। Hg मरकरी परमाणु क्रमांक 80 लगभग 200, ये हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं। बाकी यहाँ से रुको यहाँ तक हमें आना है, ये हमें आते हैं तो हम बहुत सारे प्रश्नों का आंसर दे पाते हैं। ये अपना क्या है परमाणु भार है। हमें इन तत्वों के परमाणु भार की परिभाषा पे नहीं जाना है। परिभाषा पहले काम की थी, मैं हमसे कोई परिभाषा पूछता है, परिभाषा पहले इसलिए काम की थी क्योंकि वहाँ हम कार्बन 12 जो था कि 12 ग्राम समस्थानिक के सापेक्ष लेते थे, हाइड्रोजन के 1 ग्राम के सापेक्ष लेते थे, सापेक्ष लेकर हम उसका द्रव्यमान ज्ञात करते थे एक तरीके से, ठीक है। अब कोई तरीका नहीं है, डायरेक्ट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से इनके परमाणु भार ज्ञात कर लिए, हमें ये तरीका अपनाना है। किसी भी तत्व का परमाणु भार मुझे तो एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, जो हम बोर्ड पे मान लेते हैं, जैसे इसका 9 लिखा, इसका 28, इसका 27 लिखा, ये इनके फिक्स या एग्जैक्ट मान नहीं है, ये इनका औसत परमाणु भार का मान है। किसका मान है? औसत परमाणु भार का मान है। जैसे सोडियम का हम 23 लिखते हैं, वास्तव में होता है ये 22.9 के आसपास, 22.9 के आसपास, ठीक। वैसे आर्गन ये 39 है, जिसे 40 लिखते हैं, ये 40 नहीं, ये 40.02 है, ये 39 नहीं, ये 39.098 है, 39.098 है, लेकिन हम एग्जैक्ट कितना मान लेते हैं, ये हो गया अपना परमाणु भार, ठीक। अब हम आते हैं औसत परमाणु भार, किस पर आते हैं? औसत परमाणु भार, किस पर आएंगे? औसत परमाणु भार। अच्छा देखो, औसत परमाणु भार ये होता है कि कोई भी तत्व मान लो एक से अधिक प्रकार के समस्थानिकों में पाया जाता है। समस्थानिक की न्यूनतम संख्या 2 में बढ़ेंगे। अभी भी आप इतना समझ लो कि अलग अलग परमाणु भार हो, जैसे मान लो नाइट्रोजन के समस्थानिक, नाइट्रोजन 14 भी रहता है, नाइट्रोजन 15 भी रहता है, ठीक। ये नाइट्रोजन के 2 अलग अलग समस्थानिक। उसी प्रकार से जो क्लोरीन है, क्लोरीन का समस्थानिक 35 भी होता है, क्लोरीन का समस्थानिक 37 भी होता है, ठीक। हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक आते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक आता है ट्राइटियम। अलग अलग समस्थानिक आएंगे, अलग अलग समस्थानिक आएंगे तो इनका परमाणु भार अलग अलग होगा। इसका परमाणु भार अलग, इसका परमाणु भार अलग, इन दोनों का परमाणु भार अलग अलग, इन तीनों का परमाणु भार अलग अलग, ठीक। अब तीनों का परमाणु भार अलग है, 2 का परमाणु भार अलग है, इसे औसत के रूप में हम लिख दें तो वो अपना आता है औसत परमाणु भार। कितना आता है औसत परमाणु भार? जैसे हम एक उदाहरण लेके करते हैं कि क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु भार तो 35 है, एक क्लोरीन का परमाणु भार कितना है? 37 है, ठीक है। इनकी जो सापेक्षिक बहुलता है या जो सापेक्षिक अनुपात है वो है 3 अनुपात है, यानी 3 अनुपात का मतलब है कि यदि मान लो क्लोरीन के कुल 4 परमाणु प्राप्त हुए प्रकृति में, जिनमें से 3 परमाणु तो ऐसे मिलेंगे जिनका द्रव्यमान 35 है, और एक परमाणु ऐसा मिलेगा जिसका परमाणु भार कितना है? 37 है, ठीक। यदि मान लो 100 मिले तो 100 में तीसरा हिस्सा 4 हिस्से करने पड़ेंगे, 3 हिस्से यानी 75 क्लोरीन परमाणु तो ऐसे होंगे जिनका परमाणु भार 35 होगा, और बचे 25 वैसे होंगे जिनका परमाणु भार कितना होगा? 37 होगा, ठीक है। तो देखो, एक का 35 है, एक का 37 है, एक का क्या है? 35। अब हमें औसत परमाणु भार निकालना है, तो वो कैसे आएगा? 35 को 3 से गुणा करो प्लस 37 को 1 से गुणा करो, और 3 रह गए कुल 4 है, 4 का भाग दे दो। तो 35 को 3 से गुणा, 30 को 33 किया 90, तो 15 105 प्लस में 37, ठीक, बटे 4। तो 105 में 37 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 142 बटे 4, 142 बटे 4, ठीक। अच्छा, अब 142 में 4 का भाग दे दो तो ये देखो क्या है, यदि 140 होता है ना तो 4 का भाग देंगे तब आता 35 है ना। अब 2 है तो 2 में 4 का भाग देंगे तो 0.5, तो ये आ जाएगा 35 और 0.5 यानी 35.5। कितना आ गया? 35.5। इसीलिए जो अपना ये क्लोरीन है इसका परमाणु भार हमने कितना लिखा है? 35.5। ये 35.5 क्लोरीन के किसी भी परमाणु का परमाणु भार नहीं होता है। दो समस्थानिक है, एक का 37 है, एक का क्या है? 35 है, किसी का भी नहीं है, लेकिन उनका औसत क्या है? प्रकृति में कितने पाए जाते हैं, उनका औसत ले लो, कितना है? 35.5। औसत क्या है उसे आप एक बार समझो। मान लो हमने 100 परमाणु ज्ञात किए,
मान लो किसी के 100 परमाणु ज्ञात किए और 100 परमाणुओं में से 30 का परमाणु भार तो मान लो 3 किलो है, ऐसा हम मान लो। बचे 70 का कितना है, मान लो 2 किलो है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 30 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हुए 90। 70 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हुए 140। कुल कितने आ गए भाई, 230 आ गए ना कुल। 230 नहीं दे रहा हूँ, 30 परमाणु का तो 3 किलो है, 70 का कितना है 2 किलो है। किलो में चलता नहीं है, ये चलता है एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक, हम मान रहे हैं कि 30 का तो 70 परमाणु हुए, जिनमें से 30 का तो 3 किलो वजन है, 70 का कितना है 2 किलो है। यदि मान लो 100 वस्तु है, 100 पत्थर अपने पास में, 100 पत्थर है, 30 का तो 3 किलो वजन है, 70 का 2 किलो वजन है, तो कुल वजन 90 और 140 कुल कितना हो गया 230 हो गया। अब हमसे कहेंगे औसत बताओ, औसत बताओ तो आप क्या करोगे, 230 में किसका भाग देंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा 2.30 kg। कितना आ जाएगा 2.30 kg। वास्तव में 2.30 kg इसका औसत है, औसत वजन है, लेकिन 2.30 kg का आपने कोई भी पत्थर नहीं खोजा है, या कोई भी पत्थर नहीं आपके पास। सेम वैसे ये है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट का कोई सा भी क्लोरीन परमाणु नहीं होता है, लेकिन इनका औसत देखा जाए तो कितना आता है 35.5, इसलिए हम क्या लिखते हैं इनको 35.5। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज़ क्या है, अब एक आती है अपना परमाणु भार हो गया। परमाणु भार क्या होता है, परिभाषा याद नहीं रखनी है, ये कुछ परमाणु हैं, कुछ तत्व, उनके परमाणु भार बोर्ड पे लिख रखे हैं, आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, औसत परमाणु भार आपको नहीं याद रखना है, ये हमने औसत परमाणु भार ही लिखा है। ठीक है, अब हम आते हैं अणु भार पर। अणु भार भी हमें याद नहीं करना है, क्योंकि तरीका सीखना अणु भार का ये है अणु भार। कुछ यौगिक हैं उनके अणु भार हम ज्ञात करेंगे, उनके अणु भार हम ज्ञात करेंगे। जैसे एक यौगिक अपने पास में NH3 है, एक H2 है, एक PCl5 है। ठीक है, उसके अलावा एक है C6H12O6 है, एक है H2SO4 है, एक है NaCl है। ऐसा हमने ले लिया। अब हमें इनका परमाणु अलग अलग परमाणु का पता है, हमें अणु भार लिखना है। अणु भार होता है कि कुल अणु का भार, जैसे परमाणु भार परमाणु का भार है, वैसे अणु भार कुल अणु का भार है। हम परिभाषा पे नहीं जा रहे, हमें अणु भार ज्ञात करना है। यदि मान लो NaCl का ज्ञात करना पड़े, किसका ज्ञात करना पड़े, NaCl का ज्ञात करना पड़े, तो हमें पता है, जैसे मैं कहता हूँ, अब हमारे पास कोई थैला है, कोई पात्र है, इसमें 2 पदार्थ है A और B, है ना। कोई थैला है, इस थैले में हमने 2 चीज़ लेके आए मार्केट से, एक का वजन 2 किलो है और दूसरी का 3 किलो, तो कुल वजन कितना हो गया 5 किलो। सेम ऐसे सोडियम का कितना है, देख लो, सोडियम लेगा 23 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, तो ये कितना आ गया 58.5, कितना आ गया 58.5। तो NaCl का अनुपात कितना आ गया 58.5 आ गया। अब H2SO4 का देखिए, एक हाइड्रोजन का एक है बोला, 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 2, सल्फर कितना हो गया 32, देखो बोला सल्फर कहाँ है, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 4 का कितना हो गया 64, तो इनके जोड़े में कितना आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं C6H12O6 180 आता है इसका, देखो कैसे आया। एक कार्बन का कितना है, ये रहा कार्बन भी, ये रहा 12, तो 6 का कितना हो गया 72 प्लस एक हाइड्रोजन का एक 12 का कितना हो गया 12, एक ऑक्सीजन का कितना है, अभी हमने लिखा था 16, तो 6 का कितना हो गया 96, इनको जोड़ लो भाई 96 और 2 को कितना हो गए 4 भाई 96, और ये 2 और 2 कितना हो गए 4, ये तो हो गए 100, 70 और 10 ये 2 तो 80, तो ये हो गए 180। ठीक है, PCl5 लेना। एक फास्फोरस कितना है, ये रहा फास्फोरस 31 प्लस में सल्फर कितना है 35.5, कितना है 35.5, इसको किससे गुणा करेंगे 5 से और जोड़ देंगे, तो 31 में हम क्या जोड़ेंगे, 31 में जोड़ेंगे 25 2 25 2 27 2 5 15 और 2 17 177.5 है ना, ये इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये तो आ गया 0.5 7 है 8 ये 208.5 इसके आसपास आएगा। आप देख लेना कैलकुलेशन वाले में। अब H2 क्या है, एक हाइड्रोजन का एक है, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, एक ऑक्सीजन का 16 है तो कितना हो गया 16, तो कुल कितना होगा 28, कितना होगा 28। NH3 का एक नाइट्रोजन का देख लो कितना है 14 है ना, और 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, तो कितने आ जाएगा। तो अणुभार क्या है हमने याद कर लिया, अणुभार क्या है हमने याद कर लिया। अब परिभाषा कोई हमसे पूछे, परिभाषा पूछेगा नहीं है ना, लेकिन कोई भी हमसे पूछे तो परिभाषा हम साफ शब्दों में कह सकते हैं, किसी भी अणु का भार उसका अणुभार है। अच्छा, अणुभार यदि हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात तो करना पड़ेगा है ना,
अणुभार हमें याद करना पड़ता है, उसके मोल याद करने के लिए करते हैं, मोलकता, मोल इनमें हमें अणुभार की आवश्यकता पड़ती है। तो अणुभार किस प्रकार से हमने ज्ञात किया, ये होगा। ये हम तब कर पाए जब हम तब कर पाए जैसे NH3 का है तो हम तब कर पाएंगे। जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण और दे दूँ, ये मैंने दे दिया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन के नाम से मिलता है मार्केट में CCl4। हम तब कर पाएंगे CCl4 का, हमें एक कार्बन का पता हो, एक कार्बन का है उसमें एक क्लोरीन का है, उसे 4 से गुणा करेंगे वो जुड़ेंगे, यानी 35.5 को पहले से किससे गुणा करो, 4 से, फिर एक कार्बन का 12 करो। भाई एक एक परमाणु का पता है तभी तो हम अणुभार ज्ञात कर पाएंगे। तो ये अणुभार हमने कैसे ज्ञात किया वो हमने सीख लिया है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है, अब हमारे एक चीज बचती है तुल्यांकी भार। क्या बचता है, तुल्यांकी भार।